गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग कालखंडों में बांटा है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। ये समुद्री मार्ग से प्रथम बार आए थे पुर्तगाली। बाकी क्या है, जो अदर मार्ग से तो आते ही थे पहले लोग। रोमन साम्राज्य के टाइम में थोड़ा सा समुद्र तय कर लिया, थोड़ा सा ज़मीन से चल लिया, इस तरह से लोग व्यापारी पहले आते थे, लेकिन समुद्र के मार्ग से आए पुर्तगाली। यूरोप से आने वाले यूरोप से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा ने किया था। देखिए एग्जैक्ट डेट कई बार बीपीएससी पूछ लेता है, तो ये 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है वो कालीकट में पहुंच चुका था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये किया था जमोरिन ने। जमोरिन क्या था? वहाँ का स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी कोचीन में। ये भी महत्वपूर्ण है। कोचीन या कोची में सर्वप्रथम स्थापित हुई थी। कोई भी जो यूरोपीय कंपनी की कोठी जो है स्थापित हुई थी सर्वप्रथम, वो कोचीन या कोची में ही स्थापित हुई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो ये था फ्रांसिस द अल्मीडा 1505 में। प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आप देखिए यूरोप के परिप्रेक्ष्य में, तो पूरे यूरोप का जो प्रथम वायसराय जो भारत में नियुक्त हुआ वो था फ्रांसिस द अल्मीडा। आगे देखते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो ये की थी फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। अब नीले जल की नीति क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, यानी कि आप भी आगे बढ़िए हम भी आगे बढ़ते हैं। तो हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? ये की थी फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। विभिन्न देशों के खोजकर्ता, देखिए मैक्सिमम लोगों को याद होगा ये कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, जो तस्मान नाम का जो खोजी था उसने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की, और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्बुकर्क को। ये दक्षिण अफ्रीका का था, दक्षिण अफ्रीकाई मूल का था ये। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये था अल्बुकर्क। ये दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के समय में गोवा को जो है औपचारिक मुख्यालय बनाया गया पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मडा काफिला पद्धति, कॉर्टेज आर्मडा कारवां सिस्टम आरंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले डच कहाँ के निवासी थे? तो यह हॉलैंड के। वर्तमान में नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, इसको देखते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टादो द इंडिया, तो ये पुर्तगाल ने इसको, पुर्तगाल की थी ये। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टादो द इंडिया इसको बोलते थे। 1498 में इसकी स्थापना हुई। कोचीन या कोची में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री डाली। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, इसको जॉन ट्रेडर्स कंपनी बोलते हैं। ये ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी, और इसकी जो प्रथम फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये देश है हॉलैंड की है। 1602 में इसकी स्थापना हुई थी, और प्रथम फैक्ट्री लगी थी इसकी मसूलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क की है। 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। त्रावणकोर में इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएटोलोस, ये फ्रांस की कंपनी है। 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। सूरत में इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई।
अब देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम लोग देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे लास्ट में भी वही गए, 1961 में गए थे गोवा छोड़ के। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। तो ये इनका क्रम है। सबसे लास्ट में कौन आए? स्वीडिश आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। ब्रिटेन जो है वो तीसरे नंबर पे भारत आए और भारत में आके जम गए थे काफ़ी लंबे समय तक। यूरोपीय कंपनियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था भारत में सबसे अंत में 1961 में यहाँ से गए। यहाँ से गए क्या, इनको भगाया गया यहाँ से, है ना, बहुत कार्रवाई करनी पड़ी तब जाके इन्होंने गोवा को छोड़ा। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की थी डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो ये डच और फ्रेंच के बीच लड़ा गया, डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया। बेदरा का युद्ध जो था ना, डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया। कब? 1759 ईस्वी में। देखिए, हम लोग यूरोप से क्या सीख सकते हैं? हम लोग यूरोप से ये सीख सकते हैं कि लंबे समय तक लड़ाई झगड़े के बाद भी अच्छे से शांति मेंटेन की जा सकती है। इतिहास की करवाहट को भुला के यूरोप जिस तरह से आगे बढ़ चुका है विकास की राह पे, उसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप को भी आगे बढ़ना चाहिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो वो था अकबर। 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय अकबर का शासन था भारत में। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये था कैप्टन हॉकिंस। ये वर्ष 1608 में आया था भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को भगाया गया था यहाँ से। उसने एक हिमाकत कर दी थी, यानी मुग़ल सैनिकों पर ही उसने अटैक कर दिया था, लेकिन उस समय तो औरंगजेब यानी सबके पापा जी बैठे हुए थे। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार करने के कारण किस मुग़ल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। हैमिल्टन ने सफल उपचार किया था फर्रुखसियर का, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र जारी किया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड की राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। जो बम्बई है हम लोग का, वो दहेज के रूप में दे दिया था किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 4 प्रमुख शहरों के संस्थापक को देखते हैं। कलकत्ता को जॉर्ज चार्नक ने स्थापित किया था, कलकत्ता जॉर्ज चार्नक। मद्रास फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। और बम्बई को गेराल्ड ऑन्गियर। ये चारों संस्थापक भी बहुत बार पूछे गए हैं, 20 ईयर्स में जो पूछे गए हैं ना, उन सबको हम इकट्ठा करके बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बराबर पूछा गया है। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था, तो ये था बिहार। बिहार में सोडा और अफीम जो है वो मुख्यतः मिलता था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो ये कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? उस समय लुई 14वां का शासनकाल था वहाँ पर। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। यानी ये अंग्रेज़ों का जो था ना, दिमाग की उपज नहीं थी। ये सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपने दिमाग में उपजाया था कि कैसे दूसरों के मामले में टांग अड़ा के भू क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पौंडीचेरी में।
पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये था फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये किया था थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली में पराजित कर दिया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज एवं फ्रांस दोनों लड़े थे कर्नाटक के युद्ध में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो ये था एक्स-ला-शापेल की संधि जो 1748 में हुई, इसके द्वारा जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। देखिए कार्नेटिक वार को जो देखते हैं हम लोग, कर्नाटक युद्ध को देखते हैं, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 कर्नाटक के युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो लड़ाई हुआ था ना, उसके कारण यहाँ पर जो है वो दोनों लड़ पड़े थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और इसमें संधि कौन सी हुई? तो एक्स-ला-शापेल की संधि हुई 1748 में। परिणाम क्या रहा? अनिर्णित रहा, कुछ परिणाम निकला नहीं इसका। द्वितीय हुई 1751 से लेकर 1755 ईस्वी में। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था ये, उसमें दोनों शामिल हो गए थे। नवाब बने कोई, लेकिन ये लोग दोनों आपस में टांग अड़ा लेते थे। तो पौंडीचेरी की संधि हुई 1755 ईस्वी में। इसमें क्या है, ब्रिटेन क्या है, मजबूत स्थिति में आ गया। इसके बाद देखिए 1758 से 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण से जो है लड़ पड़े थे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों। पेरिस की संधि हुई 1763 ईस्वी में, इसमें फ्रांस की पराजय हो गई। तो जब भी यूरोप में कोई युद्ध होता था ना, तो भारत में भी ये दोनों शक्तियाँ आपस में लड़ने लगती थी। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसमें हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इस टॉपिक को भी देखते हैं, है ना। इसमें क्या पार्ट बाय पार्ट देखने से अच्छा है कि पूरा एक विस्तृत रूप से देखें। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये था मुर्शिद कुली खां। अंतिम रूप से नियुक्त गवर्नर था ये। 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक ये रहा। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये की थी मुर्शिदाबाद में। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो ये की थी अलीवर्दी खां ने। उसने कहा था कि अगर इसको नहीं छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इनके छत्ते को छेड़ा जाए तो ये काट खाएंगी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। इसमें इसको काल कोठरी भी बोलते हैं। इसमें छोटी सी कोठरी में ना बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को ठूस दिया गया था। उसकी संख्या भी दी गई है, लेकिन संख्या याद करना जरूरी नहीं है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी अलीनगर की संधि। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो देखिए मीर जाफर था जिसने विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये था आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये बना मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध में मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से ये मानी जाती है। 23 जून 1757 से शुरू हुआ था ये। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियों को हम लोग देखते हैं। ब्लैक होल की घटना तो 20 जून 1756 में हुई थी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि हुई 1773 को। इसको ऐसे ही एक बार देख लेना, ज़्यादा समझदारी है। याद लगभग जो है वो आपको ऑप्शन देख के आ ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो यह था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था मीर जाफर। बक्सर युद्ध के समय इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इसको एक बार फिर से देखिए। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से, इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हुई। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। अरे भाई, जिसने युद्ध जीता है वही तो होगा स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये कर दी गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक की बात करते हैं तो बंगाल स्थापना काल रहा 1717 से 1727। याद कीजिए, मुर्शिद कुली खां को उस समय जो है अंतिम गवर्नर था वो मुगल सम्राट का, तो इसका संस्थापक भी मुर्शिद कुली खां था। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक को देखें तो मुर्शिद कुली खां ने बाद में वो नवाब बन गया था बंगाल का, सम्राट नहीं बना वो, न ही उसने वो और कोई उपाधि ली, बस नवाब के नाम से आ गया वो। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां के नेतृत्व में संस्थापक था उसका। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर की स्थापना की। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में सआदुतल्ला खां ने की। अवध की 1722 से लेकर 24 ईस्वी में शहादत खां या बुरहान उल मुल्क ने इसकी स्थापना की। जयपुर में 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह ने इसकी स्थापना की जयपुर की। रुहेल पठान की 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस ने स्थापना की। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने की। वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल रहे एलन बरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो देखिए, 42 से 44 तक तो जनरल एलन बरो रहे, तो इन्होंने फालतू का किसी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं किया और कोई ज़्यादा बलवा भी नहीं हुआ, इसलिए उसको कुशल अकर्मण्यता की नीति बोलते हैं। कुछ किया नहीं तो अकर्मण्य बने रहे। अब देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर को देखेंगे। यहाँ पे सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है महाराजा रंजीत सिंह को। 1799 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे सुकरचकिया मिसल के। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। उसने शाह शुजा की मदद की थी अफगानिस्तान में, जिसके बदले में उन्होंने शाह शुजा ने इनको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किन के मध्य संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी 25 अप्रैल 1809 में। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, मतलब एक आंख से अंधे थे वो। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है ना, आंग्ल सिख युद्ध के दौरान थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये लाहौर की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था 1806 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे खड़ग सिंह। अलग अलग संधियों को देख लेते हैं। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में।
सालबाई की संधि हुई 1782 में, देवगांव की संधि हुई 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई 1803 में, पूना की संधि हुई 1817 में, लाहौर की संधि हुई 1806 में, अमृतसर की संधि हुई 1809 में। इसका जो कालक्रम है ना, आप इसको ऐसे भी ध्यान दीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड गफ ने। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये थे दिलीप सिंह। बाद में ये शिफ्ट हो गए थे लंदन में ही इनका फैमिली शिफ्ट हो गया। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली ने इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। वाडियार वंश से एक तरीके से इसको छीना था। अब देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरलिस्ट के बीच में हुआ था। तो वेरलिस्ट और हैदर अली ने लड़ाई लड़ी और मद्रास की संधि द्वारा इसको ख़त्म किया। 1769 में हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, अपने जीते जी कभी नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी, हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में ये लड़ाई हुई। मंगलौर की संधि हुई। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तो मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुई, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में, टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। मैसूर में सहायक संधि हुई। मैसूर के साथ टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि करके की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। देखते हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों का भारत का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलिजा इम्पे थे। देखिए, जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो इंडियन पॉलिटी का जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से वो कवर हो जाता है। तो बीपीएससी के अंतर्गत जो पूछा जाता है 10-12 मार्क्स का ही पॉलिटी पूछा जाता है, क्योंकि लगभग 35 के अप्रॉक्स जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो चीज़ें पूछी जाती है ना, वो इसमें घुली मिली हुई होती है। खैर, आगे देखते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग को देखते हैं। आयोग वर्ष और गवर्नर जनरल को हम लोग देखते हैं। तो एचिंसन आयोग 1886 में बना था और इसके गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग 1912 में बना था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ली आयोग बना था 1930 में। लॉर्ड रेडिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। इनके क्या क्या कार्य थे ये भी थोड़ा बहुत हम लोग इंडियन पॉलिटी में देख चुके हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ये किया गया था ली आयोग के सुझाव पर।
भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये था हैदराबाद। 1798 ईस्वी में इसने सहायक संधि स्वीकार की थी। व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। यानी गोद लिए हुए बच्चे स्वीकार नहीं थे अंग्रेजों को, खास करके रजवाड़ों के। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के अनुसार से अधिग्रहण किया था उसने। अब देखते हैं व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। तो सबसे पहले सतारा को उसने खाया था अंग्रेजों ने 1848 में, फिर जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। तो ये क्रम याद रहना जरूरी है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, सबसे अंत में 1856 में अवध को। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर बन जाते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? ये संबंधित है जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था ये। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित हुई। राजा उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग का। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था ये। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार देखते हैं। तो नेपाल 1816 में, गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध वर्ष 1843 में, लॉर्ड एलनबरो का टाइम था वो। भूटान 1865 में, लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में। बर्मा में 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में। अब हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया जो बाद में ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे ये। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। कई बार लोग पूछते हैं अन ब्रिटिश रूल का क्या मतलब हो गया? ब्रिटिश रूल तो था भारत में। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने देखा कि इंग्लैंड अंग्रेज में तो मानवाधिकार की और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत में इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर दे रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस रूल को अन ब्रिटिश रूल किया था। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। ये समाजवादी अर्थशास्त्री थे कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो यह रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी JN टाटा ने। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बंगाल स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कावसजी डाबर के द्वारा ये स्थापित हुआ था।
वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सरामपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा है। अब देखते हैं प्रमुख कृषि पद्धतियाँ, और सबसे पहले देखते हैं तीन कठिया प्रथा जो है वो चंपारण से संबंधित है, जिसमें कि 1 बीघे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। ददनी प्रथा देखें तो यह प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इराजेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अब देखिए ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, तो एक था अस्थाई बंदोबस्त जो यह जमींदारी बंदोबस्त किया जाता है, दूसरा था रैयतवाड़ी, तीसरा था महालवाड़ी। तो पहले देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेकर के आए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में ये हमारी जो थी ये अस्थाई बंदोबस्त थी जो ज़मींदारों के साथ किया गया था। समस्त ब्रिटिश भारत का 19% ये किया गया। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए ज़मींदारों को दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रैयतवाड़ी जो थी इसका शुरुआत किया था टॉमस मुनरो ने 1820 में। बम्बई, मद्रास और असम में की गई थी। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा इसमें कवर होता था। भूमि का मालिक किसान हो गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी किसान की थी। कर की दर 33% से लेकर के 55% थी। अब देखते हैं महालवाड़ी को। तो होल्ट मैकेंजी 1822 ने महालवाड़ी प्रथा लागू की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में समस्त ब्रिटिश भारत का 30% हिस्सा जो था ये किया गया। भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। कर की दर 60% तक थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा ये देखते हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। कृषकों की दरिद्रता, ये सब प्रभाव हुए इसकी कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों की दरिद्रता हो गई, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुई। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, जिससे किसानों को नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी? ये थी रैयतवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये है भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। अब देखते हैं सन 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये किया था बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो ये था कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पामर्स्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे, क्षेत्र से थे? तो ये थे अवध के। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने।
1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो ये किया था कैप्टन ह्यूरोज ने। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, तो ये देखना जरूरी है। असम में 1857 की विद्रोह का नेता था तो दीवान मणिराम दत्त, ये भी पूछा गया है। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने का इनाम था 50,000। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था तात्या टोपे को। इसको रामचंद्र पांडुरंग भी बोलते हैं। तात्या टोपे का असल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लोहे का टोप उनको प्रदान किया गया था, इसलिए तात्या टोपे बोलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था बख्त खान को। अब देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। तो दिल्ली में बहादुर शाह टू जो थे ना, ये पॉलिटिकल नेतृत्व दे रहे थे और बख्त खान सैन्य नेतृत्व में थे। और विद्रोह की तिथि यहाँ पर थी 11 मई 1857 को। दमन करता थे निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन ने दमन किया दिल्ली के विद्रोह का। लखनऊ में थे बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ। कॉलिन पावल ने इसका दमन किया। फिर देखते हैं झांसी और ग्वालियर को रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 4 जून 1857 को। जनरल ह्यूरोज ने इसका दमन किया। कानपुर की बात करें तो नाना साहब और तात्या टोपे, ये सैन्य नेतृत्व था तात्या टोपे को। नाना साहब जो थे इसके पॉलिटिकल नेतृत्व करता थे। 5 जून 1857 को विद्रोह की तिथि थी और दमन करता थे इसके कॉलिन पावेल। इलाहाबाद में लियाकत अली खान विद्रोह के नेता थे। 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ। कर्नल नील जो थे ये दमन करता थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह विद्रोही नेता थे। जून 1857 विद्रोह की तिथि थी। कर्नल नील ने इसका भी दमन किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह विद्रोह के नेता थे। 12 जून 1857 विद्रोह की तिथि थी। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इसका दमन किया। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इसका दमन किया। बरेली में खान बहादुर खां जो था उसने विद्रोह किया। जून 1857 में विद्रोह की तिथि थी। विंसेंट आयर दमन करता थे। फतेहपुर अजीमुल्लाह जो थे विद्रोही नेता थे। 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ। जनरल रेनार्ड जो थे वो दमन करता थे। आगे देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858, देखिए वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया था उसके लिए। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने, लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब अंग्रेजों का आलोचक था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो देखिए, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों के एकदम बिल्कुल बहुत सहायता की थी। ये ना होते तो अंग्रेज को भगा दिया जाता उस समय ही। 1857 पर आधारित पुस्तकें थी। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता इसके लेखक थे।
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। 1857 एस.एन. सेन ने लिखी। सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी टी.आर. होम्स ने लिखी। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी ने लिखी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरेज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी। मर्द बोला था, यहाँ पुरुष लिखा हुआ, एक ही बात है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या किसने दी थी? तो ये बोला था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह है आर.सी. मजूमदार का कथन है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे एस.एन. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत देखते हैं, इतिहासकार और मत देखते हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में परिवर्तित हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, ये डॉक्टर एस.एन. सेन का कहना है। अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित स्वराष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। टी.आर. होम्स। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का संयंत्र था। रीज। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। अब देखते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था नील विद्रोह। 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती अब्बा के नाम से किससे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है धरती अब्बा के नाम से। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू कान्हू एवं देखिए सिद्धू कान्हू ने तो किया ही था, और इसको जो है ना चांद और भैरव ने भी इसको नेतृत्व प्रदान किया था। चारों भाई थे। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया गया है? ये किया है आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1820-21 के मध्य में। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? ये थे सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वसुदेव बलवंत फड़के के स्थापित किया था। कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? ये था बिरसा मुंडा से संबंधित। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? ये थे झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइजी आंदोलन का नेता कौन था? तो ये थे दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खुंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बाडो को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। देखते हैं प्रमुख जनजाति विद्रोह को देखते हैं। तो चुआर
चुआर विद्रोह किया था राजा जगन्नाथ ने 1768 ईस्वी में। नानभूम व वीरभूम पश्चिम बंगाल में। हो विद्रोह किया था राजा पड़ाहत ने 1820 से 1822, 1832 ईस्वी में सिंहभूम व छोटा नागपुर में। भील विद्रोह किया था सेवाराम और त्र्यंबक ने 1818 से 1848 ईस्वी में खानदेश में। खासी विद्रोह हुआ था राजा तीरथ सिंह, मुकुट सिंह व बारमानिक ने किया था ये विद्रोह 1829 से 32 ईस्वी में खारिसी पहाड़ी असम व मेघालय में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत व गंगा नारायण के नेतृत्व में 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में। रंपा विद्रोह हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में। खोंड विद्रोह हुआ था चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में 1846-48 से 1855 में। ये खोंडमल उड़ीसा में हुआ था ये। संथाल विद्रोह किया था सिद्धू व कान्हू ने। चांद भैरव भी शामिल थे इसमें 1855-56 ईस्वी में। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। मुंडा विद्रोह किया था बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर में। भील विद्रोह किया था दौलत सिंह ने 1914 से 15 ईस्वी में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, समूहनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। भीले द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गड़काड़ी विद्रोह का केंद्र स्थित था कोल्हापुर में। जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल मालाबार तट पर। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? यह है असम। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भगत जवाहरमल के द्वारा, सेन के द्वारा साहिब। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। चलिए अब देखते हैं किसान आंदोलन और विद्रोह से संबंधित इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए अलग अलग राज्य में जो विद्रोह हुए हैं उसको बताया गया है। जैसे झारखंड को देखिए, पहले झारखंड को लेते हैं। झारखंड में हुआ कोल विद्रोह 1831 में, नेतृत्व था इसका बुद्धो भगत का। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में, नेतृत्व था सिद्धू कान्हू का। खैरवाड़ विद्रोह हुआ 1874 में। मुंडा विद्रोह हुआ 1899 में। ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 में, नेतृत्व था जतरा भगत का। युवान व जुआंग विद्रोह हुआ 1867-68 में, नेतृत्व था रन्न नायक का। असम को देखते हैं हम लोग। अहोम विद्रोह 1828 में, नेतृत्व गोवर्धन कुंवर। खासी विद्रोह 1828 से 33 में, नेतृत्व राजा तीरथ सिंह। ठीक है ना, हम लोग देख लिया, इस असम को भी देख लिया। अब देखते हैं इधर पंजाब में जो था ये था कूका विद्रोह 1840 से 72। भगत जवाहरमल का नेतृत्व, बालक राम सिंह कूका। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ हमने 3 स्टेट का देख लिया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ गुजरात में कच्छ विद्रोह 1816 में, नेतृत्व करता थे भारतमल व जडेजा। बघेरा विद्रोह 1818 में। महाराष्ट्र में हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र में था गड़काड़ी विद्रोह 1844 में, नेतृत्व करता थे बालाजी अहिरेरकर। गड़काड़ी मराठा किले के संरक्षक थे। पश्चिमी घाट पे जो हुआ था विद्रोह, रामोसी विद्रोह 1822 में, इसके नेतृत्व किया था चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के ने। कर्नाटक में हुआ था किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 में, नेतृत्व करता चेन्नम्मा व रैयप्पा, रानी चेन्नम्मा थी। तमिलनाडु विद्रोह देखें तो पालीगढ़ों का विद्रोह था 1801, नेतृत्व करता थे कटवामन। गंजम विद्रोह हुआ था 1800 से 1805 में, नेतृत्व करता श्री भंज। आगे देखते हैं हम लोग जो नगा विद्रोह, नागालैंड में हुआ था नगा विद्रोह 1931 में, नेतृत्व करता रानी गैंडिल्यू। मणिपुर में हुआ था कुकी विद्रोह 1917 में।
उड़ीसा में देखते हैं, खोंड विद्रोह हुआ था 1837 में, नेतृत्व करता चक्र बिसोई। पाइका विद्रोह 1817 में, नेतृत्व करता बक्सी जगबंधु। संभलपुर विद्रोह 1833 से 62 में, नेतृत्व करता सुरेंद्र साई। कोया विद्रोह 1879-80 में, नेतृत्व करता टोम्पा मोड़ा। रंपा विद्रोह 1879 में, आंध्र प्रदेश में आ गए हम लोग, पूर्वी गोदावरी कोया विद्रोह को से निकल के। आंध्र प्रदेश में था रंपा विद्रोह 1879 में, नेतृत्व करता सीताराम राजू। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में, नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत। फिर देखिए अब हम लोग बंगाल को देख लेते हैं ना। पश्चिम बंगाल हमारा बचा हुआ रह गया है। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था वहाबी विद्रोह 1830 से 1860 में, नेतृत्व करता सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह 1770 में। बंगाल और बिहार का विद्रोह एक ही साथ था, तो दोनों को एक ही साथ देखेंगे। तीर के ये देखिए, बंगाल और बिहार का दोनों साथ साथ चल रहा है। फकीर विद्रोह 1776 में, नेतृत्व करता थे मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह 1813 में, नेतृत्व करम शाह टीपू मीर। फराइजी विद्रोह 1820 में, नेतृत्व करता दादू मियाँ। भूमिज विद्रोह 1833 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह थे। देखिए, भील विद्रोह हुआ था 1820 से 25 में, नेतृत्व करता थे दशरथ, हिरिया और सेवाराम। तो ये अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख विद्रोह थे, इसको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के दिया गया है। आप चाहें तो इसको डायग्राम बना के अपने फॉर्म में अलग अलग लिख लें, या ऐसे इसको नोट्स के फॉर्म में लिख लें और 2, 3, 4, 5 जितनी बार हो सके उतनी बार इसको रिवाइज कर लें। ये आपको अपना हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। गोगिनेनी रंगा बाईकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। गोगिनेनी रंगा बाईकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो ये मैंने अभी जो बुक से कराया, ये किताब है एनसीईआरटी सार संग्रह का, कॉस्मोस पब्लिकेशन का। और अभी हम जो सेट करेंगे वो सेट भी हम लोग अभी लगाएंगे, और उस सेट को लगाने के बाद जो है ना, हम देखेंगे कि कितने प्रश्न हमने यहाँ किए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से कितने प्रश्न हम अब सही लगा रहे हैं। तो हम लोग चलिए जल्दी हम लोग 150 प्रश्नों का सेट भी लगाएंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसमें और जो टॉपिक्स बच गए हैं उस टॉपिक्स को भी हम लोग देख के उस सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और एग्ज़ाम से बहुत पहले जो है ना अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम से मजबूत रखेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलते हैं और अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।